हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आज ये वीडियो ख़ास करके आईबीपीएस एसओ एग्ज़ामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रही हूँ और स्पेसिफ़िकली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम पिछले साल क्लियर किया है और अभी मैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इंग्लिश सेशन। लाइक जो इंग्लिश है उसका ना, हम जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डर होता है, और ये वाक़या मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तब मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है या कैसे इस सेक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको उधर पैसेज दिख जाता है तो आप उसी पे मत चले जाना। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ज़रूरी बात ये है कि जो बाकी के सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए जाना है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और ये गलती भी मैं कर चुकी हूँ, जिसके कारण शायद मेरा सेक्शनल कट ऑफ तो निकल गया था, लेकिन मेरे मार्क्स थोड़े कम आ गए थे, इसलिए मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें क्लियर नहीं हो पाया था प्रीलिम्स। सो बस मेरी यही एक एडवाइस है आप सभी के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आपका जो भी अटेम्प्ट है उसमें क्लियर करना है, तो इंग्लिश के लिए आपको तो सेक्शनल कट ऑफ जो है क्लियर करनी ही करनी है। जो कि हम जो एग्री ग्रेजुएट्स होते हैं जो बहुत फियरफुल होते हैं कि यार मुझे इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। एक तो इसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो सिर्फ 25 मार्क्स के लिए, मतलब 0.5 के लिए एक क्वेश्चन है, और अगर ये गलत हो गया तो कैसे होगा। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको जस्ट करते जाना है, और जो ईजीली आंसरेबल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। जैसे कि अगर पैसेज है तो पैसेज में कुछ बोल्ड वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग या एंटोनिम पूछा जाता है, या फिर वो कैसे यूज़ करें ऐसा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन पैसेज में हम कर सकते हैं जो कि इजीली है, लेकिन पैसेज रीड करना, उसको समझना, उसके बाद में उसके आंसर्स करना, ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कभी कभी हमें वो जो पैसेज है वो समझ में भी नहीं आता है। तो फिर हमें ये स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए अपनानी है। अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इंग्लिश के लिए कोई बुक लेके बैठो या रट्टा मार लो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश के लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं की है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर उनको इंग्लिश में बेहतर करना है तो आप अभी से इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, द इंडियन एक्सप्रेस उठा लो या फिर द हिंदू उठा लो, लेकिन आपको उसको शिद्दत से पढ़ना है। अगर आपको कोई वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो उन वर्ड्स को अपने एक अलग से कॉपी में लिखना है, उनके वर्ड्स के मीनिंग को लिखना है और वो डेली बेसिस पे याद करते जाना है। इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, आपको इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, उसका नॉलेज आ जाएगा। और अगर आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, आप, मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये अच्छे से किया इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, तो मुझे लगता है कोई अलग प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। और इतना ही बस मैं कहना चाहूँगी इंग्लिश के बारे में। बस अभी जो लोग एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं बिल्कुल भी टेंशन मत ले। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अभी तो फिर भी अभी कामली जाके जितना आपको आता है, आपने कुछ ना कुछ तो डिग्री तक पढ़ा ही होगा, आपने कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन की होगी, उसके बिहाफ पे आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए और हो जाएगा। और हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है इंग्लिश के लिए, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। आप जो भी करेंगे थोड़ा अच्छे से करेंगे, बिना स्ट्रेस लिए करेंगे, और जितना आपके पास अभी टाइम बचा है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन होता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब भी एग्ज़ाम अभी 10 दिन बाकी है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देर आर वेरी वेरी नाइस यूट्यूब चैनल्स like Study Smart, Adda 24/7. They will give you a nice video lectures.
आप उनसे सीख सकते हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। आपको क्या करना है कि आपको कुछ 4-5 अच्छे जो टॉपिक है जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद भी आपको यही स्टेप दोहराना है कि आपने जो टॉपिक्स किए हुए हैं उन्हीं को आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में आप जो आपने नहीं किया या जो आपका वीक पॉइंट है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने जो ये सिलॉजिज्म है, इनपुट आउटपुट है, मशीन इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, ये जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था और मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम में इन्हीं को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद में मैं पजल्स के ऊपर गई थी। सो हमें क्या होता है बहुत बार कि पज़ल जो है वो ट्रिकी आ जाते हैं, हम सॉल्व करने लग जाते हैं और हमें उनका आंसर नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिला तो ज़ीरो। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम जो टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हैं, हमने प्रैक्टिस करी है, पहले हम उनको सॉल्व करें, बाद में हम पज़ल्स में जाएँ। क्योंकि जो अगर हमने सॉल्व कर लिया बाद में तो जो सरप्लस मार्क्स आएंगे उन पज़ल्स के वो तो एक्स्ट्रा में आएंगे, लेकिन ये तो हमारी मेहनत के मार्क्स होंगे ना, तो फिर क्यों वेस्ट करना है। हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और हमें ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, इसलिए हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है और हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं और वो पजल्स सॉल्व करने लग जाते हैं, सॉल्व भी नहीं होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, बाद में वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट सेशन होता है क्वांट, जो कि हम एग्री ग्रेजुएट्स के लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वन होता है, इंग्लिश से भी ज़्यादा शायद। सो बस यही है, आप रीजनिंग के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनाएं। इसके लिए भी आपको कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनका आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप आई एग्ज़ाम बी पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5 मॉक टेस्ट वहाँ पर फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा आप अड्डा 24/7 के ऐप में जो 5-5, 7-7 या 15 मिनट्स के जो टेस्ट होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री है। तो फिर अगर हमें इतना कुछ मिल रहा है जो कि फ्री में है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे मार्क्स को गेन करना चाहिए। तो बस हम आगे बढ़ते हैं क्वांट की तरफ। अगर मैं अभी क्वांट की बात करूँ तो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि क्वांट जो होता है कि हम क्वांट जो है हम एग्री ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने 10वीं के बाद हमारा मैथ छूट चुका होता है। हम 12th में बायो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें मैथ्स पसंद नहीं होता है और फिर इसमें हम फंस जाते हैं जब हम ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है कि आपको क्या करना है, जो कि हर साल आने वाले टॉपिक्स है जैसे कि नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स आपको ऐसे ज़ुबानी याद होने चाहिए, आपको टेबल्स याद होने चाहिए ताकि आप इन सब ये सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो सके। इसके अलावा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए परसेंटेज का चैप्टर भी अच्छे से करना होगा, परसेंटेज आपको याद करने होंगे। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली ना तो बस कोई नहीं रोक सकता आपको। आप क्वांट में इजीली 15+ मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को भी अच्छे से किया हो तो फिर देरी किस बात की है। आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल पड़ा है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने काबिलियत पे भरोसा है तो आप बस अपना कॉपी और पेन उठाइए और लग जाइए। किसने आपको रोका है, आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको किसी भी प्रकार से आपको किसी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। आपने इन तीनों टॉपिक्स को, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको, मैंने जैसे कि पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आई एग्ज़ाम बी नाम की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट जो है फ्री में मिलेंगे। उनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने उनको दिया हुआ है। मैंने अपने अटेम्प्ट्स में उन्हीं मॉक टेस्ट के ऊपर भरोसा रख के अपना प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है और एक परफॉर्मेंस बूस्टर के जैसे वो काम किया है मेरे लिए। क्योंकि मैंने मेरे लास्ट अटेम्प्ट मीन्स पिछले अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम से पहले वाले दिन मीन्स 1 डे बिफोर एग्ज़ाम 3 मॉक टेस्ट लगाए थे इनके और मेरा स्कोर बन रहा था 45 to 50 के अराउंड और एग्ज़ाम में भी मेरा स्कोर आया है 49।
so which was quite similar. So I just want to say, just go for it. Whatever you have done till now, just have faith and just go and appear in your examination and give your best shot. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी टिप्स मैंने शेयर की वो आपके काम आएंगी। आगे भी मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं ज़रूर कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए और प्रीलिम्स को क्लियर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।